हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक टॉपिक सिमुलेशन की। अब ये टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट के अंदर मोस्टली आप पढ़ते हो, या फिर आप अगर देखोगे तो जितने भी क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट्स हैं, स्टैट्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तो उसमें ये नॉर्मली बात की जाती है सिमुलेशन की। ठीक है, तो सिमुलेशन है क्या? एक अलग सी चीज़ है जो किसी ने नहीं भी सुनी हो सकती है। तो वो क्या है, आज मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्या होता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, और इसमें कुछ टेक्निक्स हैं और कुछ और भी चीज़ें होंगी जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, करेंगे स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई भी किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले अब बात करते हैं कि क्या होता है सिमुलेशन। तो आपके सामने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सिमुलेशन क्या है। एक रियल वर्ल्ड प्रोसेस होती है जिसमें हम बार बार टेस्ट करते रहते हैं अपने मॉडल्स को, या मॉडल्स की वजह से अपने सिस्टम को टेस्ट करते रहते हैं। यानी एक तरीके से मैं कहूँ तो एक्सपेरिमेंट बेस्ड काम करना। मतलब ये क्या है कि जैसे एक मॉडल होता है, वो हमारे मतलब प्रोसेस के बारे में बताता है हमें कि मतलब वो क्या चल रहा है, क्या सिस्टम है, कैसा है वह, ये सब। लेकिन जो सिमुलेशन होता है वो उस मॉडल का अलग अलग यूज़, या फिर उस मॉडल में रियल वर्ल्ड प्रोसेसेस, डिफरेंट कंडीशन में कैसे कैसे वो मॉडल इवॉल्व करेगा अपने आप को, या डिफरेंट कंडीशन में वो मॉडल कैसा रहेगा, ऐसी चीज़ों के ऊपर देखना, वो होता है सिमुलेशन। मतलब ऐसी एक प्रोसेस क्या होती है सिमुलेशन। आपने देखा होगा, आपने पढ़ लेना है अच्छे से कि सिमुलेशन क्या है। इट रिप्रेजेंट हाउ द मॉडल इवॉल्व अंडर द डिफरेंट कंडीशन ओवर अ टाइम। वही बात मैंने समझाई आपको कि अलग अलग टाइम में या अलग अलग कंडीशन में जो हमारा मॉडल है वो कैसे अपने आप को ढालेगा, यानी इवॉल्व होगा, उस चीज़ को हमने देखना होता है। उस चीज़ को हम कैसे देखते हैं? विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन। ठीक है, और ये होता क्या है, ये एक कंप्यूटर बेस्ड या फिर कह लो मॉडल होता है जिसमें हम सॉफ्टवेयर जनरेटेड मॉडल तैयार करते हैं, और डिसीजंस लेने में हमें बहुत मददगार होता है इन द रियल वर्ल्ड। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको एक छोटी सी लाइन में बताऊं तो सिमुलेशन क्या है, मॉडल को टेस्ट करना डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, वो कैसे काम कर रहा है। जो भी हमने मॉडल्स बनाए हैं, रियल वर्ल्ड जो प्रोसेसेस अब हम कर रहे हैं उसमें कितना वो मॉडल हमें हेल्प करेगा, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, सिमुलेशन एक प्रोसेस की तरह होती है। ठीक है, लेकिन अब मेन पॉइंट याद रखना है, ये जो कंडीशंस होती हैं ये एक तरीके से आपके क्वेश्चंस का आंसर देती हैं। जो ओआर का सब्जेक्ट है यानी ऑपरेशन रिसर्च है, वो आपकी जो कंडीशंस रियल वर्ल्ड में अराइज होती हैं उसके रिगार्डिंग आपको आंसर्स मिलते हैं इसके अंदर। तो यही एक टेक्निक है सिमुलेशन जो आपको आंसर्स देगी। लेकिन उससे पहले अब हम जान लेते हैं कि क्यों हमने सिमुलेशन करना है। तो उसका पहला फ़ायदा आता है, फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाएगा। क्योंकि जो सिमुलेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो रियल वर्ल्ड के रिगार्डिंग है। तो रियल वर्ल्ड में जितना भी हम पैसा लगा रहे हैं, अगर हम अच्छे से एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे अपने मॉडल्स के, तो हमें आने वाले टाइम में जो रिस्क होगा, फाइनेंशियल रिस्क, वो कम होता जाएगा। वो हम अच्छे से जान लेंगे कि इस चीज़ का, या इस थ्योरी को, या फिर इस न्यू इक्विपमेंट को, या फिर इस चीज़ को अगर हमने यूज़ करना है तो कितना उसके ऊपर रिस्क है, कितना फाइनेंस लगने वाला है, ताकि आने वाली चीज़ों में जितनी भी कॉस्ट लग रही है उससे हम अपने फाइनेंशियल रिस्क के तो बच सकें। ठीक है, तो यही चीज़ लिखी है, इट अलाउ यू टू टेस्ट थ्योरीज एंड अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक। ये आपको एक्सपेरिमेंट करने में मदद करता रहता है कि कैसे आपने एक्सपेरिमेंट करने हैं, थ्योरीज को टेस्ट करने में मदद करता रहता है, जिसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो आपको कम लगती है। ठीक है, एक्सेप्ट रिपीटेड टेस्टिंग। अब बात आती है कि क्यों हमने सिमुलेशन करना है। तो क्यों हमने सिमुलेशन करना है, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज़ को टेस्ट करता है, और टेस्ट से हमें ये पता चल जाता है। यानी एक्सेप्ट रिपीटेड टेस्टिंग का मतलब होता है कि अगर आप इसे पढ़ोगे तो लिखा होगा आपके सामने, दिस मीन्स यू कैन थॉरोली टेस्ट एंड कंपेयर डिफरेंट आइडियाज़ विदाउट डेविएशन। तो आई थिंक ये लाइन आपको वैसे ही क्लियर हो गई होगी कि इसका मतलब क्या है कि थॉरली टेस्ट करते रहना, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ के साथ कंपेयर करते रहना, किसी भी डेविएशंस के बिना।
तो ये भी आपको हेल्प करता है कि एक तरीके से आप सिमुलेशन की वजह से क्या कर सकते हो, थॉरली हर चीज़ को अच्छे से बार बार तरीके से क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो और अपनी चीज़ों को मतलब रिस्क से बचा सकते हो, अनसर्टेनिटी से बचा सकते हो। ठीक है। एग्जामिन द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, ये तो आपको ऑलरेडी वैसे क्लियर होगा कि अगर कोई प्रोसेस लगातार यूज़ होती रही है या हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू में आप उसे देख रहे हो, तो ऑटोमेटिकली है वो हमें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के साथ ही मिलेगा। उसका इफेक्ट जो भी होगा वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देगा, ये हमें पता है। ठीक है। अब बात आती है गेन इनसाइट फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब है कि जो सिमुलेशन है वो हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि प्रोजेक्ट के एंड में हमें क्या बेनिफिट होने वाले हैं या फिर प्रोजेक्ट का एंड कैसे होने वाला है, वो हमें उसके अलावा कुछ इम्प्रूवमेंट्स में भी ध्यान देने के लिए कहता है। क्योंकि ये एक ट्रायल एंड एरर मेथड है, तो ट्रायल एंड एरर मेथड में आप क्या कर रहे हो, लगातार किसी ना किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। इस हिसाब से आप क्या कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आप डिफरेंट थ्योरीज़ को टेस्ट कर रहे हो और आप ये नहीं देख रहे कि इसका एंड क्या है, आप ये भी देख रहे हो कि जो ट्रायल एंड एरर हो रही हैं उसमें हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। रैंडम इवेंट्स आप करते हो इसके अंदर, कोई मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि मैं कहूँ बाइसनेस का केस है या फिर कुछ और, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने इसमें रैंडमली इवेंट्स असेस करने होते हैं, मतलब जो हाथ में आया उसको हम लेकर क्या करते हैं, एक तरीके से चेक करने की कोशिश करते हैं, टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। यानी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं इसके अंदर, कोई एक्सपेक्टेड चीज़ों के साथ हम नहीं चलते। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि हमें आने वाले टाइम में अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए भी तैयार रहने के लिए मौका मिल जाता है। टेस्ट नॉन स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये नॉन स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, मतलब ये है कि जो हमने नहीं सोचा हुआ। नॉन स्टैंडर्ड मतलब जो स्टैंडर्ड है वो हमें सेट किया हुआ है, ठीक है, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड मतलब जिसके बारे में पूरा क्लियर नहीं है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशंस को भी चेक करने में सिमुलेशंस मदद करते हैं। सिमुलेशन को हमने क्यों यूज़ करना है, ताकि हम अच्छे से टेस्ट कर सकें अपने नॉन स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस को। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको दिया हुआ है कि अगर हम सुपरमार्केट को स्टिमुलेट करते हैं, यानी यू कैन इनपुट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर हु विल मूव थ्रू द शॉप एट डिफरेंट स्पीड। तो इससे क्या होगा, हम इनपुट कर रहे हैं यू कैन इनपुट डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर, हम डिफरेंट कस्टमर्स को अलग अलग मतलब शॉप्स के थ्रू, मतलब डिफरेंट स्पीड्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, शॉप्स में लेकर आ रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। अ यंग बिजनेसमैन हु इज़ पिकिंग अप अ सैंडविच, एक बिजनेसमैन जो सैंडविच लेकर जा रहा है, विल मूव थ्रू द शॉप डिफरेंटली, वो अलग अलग शॉप से होकर जा रहा है, फ्रॉम एन ओल्ड कपल और अ मदर डूइंग अ वीकली शॉप विद द 2 चिल्ड्रंस इन टॉ। By taking such changes parameter in account, a simulation can more accurately mimic the real world। यानी वो ये कह रहा है, अगर वो सुपरमार्केट से पास आउट हो रहा है तो आपको पता होगा कि वो कितनी सारी शॉप से निकल के जा रहा है। तो अगर वो कोई भी चीज़ लेकर जा रहा है तो कितनी सारी शॉप से निकल के जा रहा है, तो उससे उसका इवेंट ये पड़ रहा है कि जब वो बहुत सारी प्रोसेसेस से निकल रहा है, यानी बहुत सारी शॉप से पास आउट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ये देखा जाएगा कि उस कस्टमर का व्यू पॉइंट कैसा है। तो सिमुलेशन एक प्रोसेस हो गई कि उसको टेस्ट किया जा रहा है कि अगर सुपरमार्केट तैयार की जा रही है तो एक कस्टमर है जो एंटर हो रहे हैं वो कैसे पास आउट हो रहे हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें लेकर जा रहे हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस है, तो उन चीज़ों को टेस्ट किया जा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड सिमुलेटिंग, राइट। इंकरेज इन डेप्थ थिंकिंग, ये आपको थिंकिंग करने के लिए मजबूर करता है, ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर करता है। वो आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें क्या है, लगातार आपने कुछ ना कुछ टेस्टिंग करनी होती है। इम्प्रूव स्टेक होल्डर बाय इन, तो इसका मतलब है कि अगर हम ये कहें कि बाय इन हम आसानी से कर सकते हैं, यानी स्टेक होल्डर के पास ये जो सिमुलेशन प्रोसेस है वो ज़्यादा बेनिफिट होती है, क्योंकि उसे बाय इन प्रोसेस अच्छे से मिल जाती है। यानी अगर मैं कहूँ तो यू कैन वीजली डेमोस्ट्रेट द रिजल्ट ऑफ एनी प्रोसेस चेंजेस। जो स्टेक होल्डर यानी जो हमारे यूज़र्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं, यानी वो क्या करते हैं, इन चेंजेस की हेल्प से अपने गोल्स को आसानी से सेट कर लेते हैं और उस कंपनी में एंगेज हो जाते हैं जहाँ पे वो इंटरेस्टेड पार्टीज़ रहना चाहते हैं, राइट। तो उस वजह से क्या हुआ, सिमुलेटिंग एक प्रोसेस की वजह से टेस्टिंग हो गई, टेस्टिंग की वजह से स्टेक होल्डर्स को अच्छे से बेनिफिट हो गया। क्यों नहीं रखना चाहिए, तो पहला आंसर आए नॉट प्रिसाइज। ये छोटी प्रोसेस नहीं है जी, ये बहुत बड़ी है। इसमें बहुत सारे सेट्स ऑफ सिस्टम्स हैं, बहुत सारे टेस्टिंग करने पड़ते हैं जिनको डिफरेंट कंडीशंस में हमें लेकर जाना पड़ता है। ये अकेला आंसर ही नहीं देता, लेकिन इसके अलावा इसमें बहुत सारी कंडीशंस को टेस्ट करने से हमें
टाइम भी लगता है, तो छोटी प्रोसेस नहीं है। एक्सपेंसिव भी नहीं है क्योंकि एक्सपेंसिव है सॉरी, क्योंकि इतनी लंबी प्रोसेस है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो मॉडल को बनाने के लिए या मॉडल को डेवलप करने के लिए रखी गई है, तो उसमें कॉस्ट भी तो बहुत ज़्यादा लगेगी। नेक्स्ट आता है नो ऑप्टिमम सोल्यूशन। कोई इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं मिल पाता क्योंकि ये एरर एंड ट्रायल एंड एरर मेथड है, जिससे क्या होता है हम प्रॉब्लम्स मतलब प्रोवाइड डिफरेंट सोल्यूशन फॉर मैनी प्रॉब्लम्स, जो हमें बहुत सारे सोल्यूशन दे देता है हर एक प्रॉब्लम के लिए या किसी न किसी प्रॉब्लम के लिए, लेकिन ये हमें उसका ऑप्टिमम यानी अच्छा सोल्यूशन नहीं देता कि क्या एग्जैक्ट सोल्यूशन है, वो हमें इसमें नहीं पता चलता। ठीक है जी। अब बात आती है नॉन ट्रांसफरेबल सोल्यूशन। नॉन ट्रांसफरेबल मतलब अगर एक प्रॉब्लम का मैंने कोई सोल्यूशन निकाला तो मैं उसको दूसरी प्रॉब्लम मतलब दूसरी किसी चीज़ में यूज़ नहीं कर सकता। यानी अगर एक प्रॉब्लम है मेरी, उसका मैंने सोल्यूशन निकाला, तो उसी तरीके की कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो वो सोल्यूशन उसके लिए नहीं यूज़फुल। तो इसीलिए वो सोल्यूशन क्या है, डिफरेंट हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग है, जिसकी वजह से जो सोल्यूशन है वो हमें अलग अलग ही निकालना पड़ रहा है, और इसीलिए उसे हमने कह दिया कि नॉन डिफरेंशिएबल सोल्यूशन। इनएफिशिएंट, कोई रिज़ल्ट इनएफिशिएंट मतलब एफिशिएंट नहीं रहते इसमें, क्योंकि जो अदर टेक्निक्स हैं वो हमें अच्छे से बता देती हैं कि क्या इसका इफ़ेक्ट होने वाला है, लेकिन जो ये टेक्निक है ये ट्रायल एंड एरर मेथड के बेस पे है, जिससे हमें अच्छे से नहीं पता चल पाता कि इसका क्या हमें आगे स्पीडी बेनिफिट है या फिर क्या बेनिफिट्स आगे फोकस करने पड़ेंगे इसके ऊपर। यानी इन तरीके में कहूँ तो मुश्किल क्रिएट हो जाती है और एफिशिएंट वे नहीं हमें मिल पाता। ये क्यों करना है क्यों नहीं करना, तो वो तो हमने बता दिया। अब इसके कुछ टाइप्स के ऊपर फोकस कर लेते हैं। तो टाइप्स आते हैं डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन। डिस्क्रीट इवेंट क्या है, मतलब कुछ टाइप्स हैं इसके अंदर, तो ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रीट इवेंट में क्या होता है, मॉडलिंग अ सिस्टम एज इट इज़ प्रोग्रेसेस थ्रू टाइम। ऐसा मॉडल जो टाइम के साथ साथ चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री की ऑपरेशन हो गई, स्टैंपिंग, टर्निंग, माइलिंग, ये सारी प्रोसेसेस हो गई। ट्रैफिक एनालिसिस ले लो, जिसमें रोड नेटवर्क या फिर लाइनें, क्यू मतलब लाइनें लगी हुई हैं, वो सारी चीज़ें हो गई डिस्क्रीट के अंदर। डायनामिक सिमुलेशन क्या होता है, डायनामिक का मतलब जिसमें पासेस होते हैं वो स्पेस, यानी उसमें टाइम के बेस पे है और इसमें स्पेस के बेस पे, यानी सिमुलेशन की जा रही है टाइम के बेस पे, वो है हमारी डिस्क्रीट। लेकिन जो डायनामिक है वो है हमारे पास स्पेस के थ्रू। अब स्पेस के थ्रू एग्जांपल ले लो, अगर हम सिमुलेशन कर रहे हैं मशीन काइनेटिक्स की, ठीक है, नाइमेटिक्स की, ह्यूमन एर्गोनॉमिक्स की, ये थोड़े से वर्ड होंगे, उसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि दो तरीके की होती है, ठीक है, एक है डिस्क्रीट और एक है डायनामिक। डिस्क्रीट जो सिमुलेशन है वो बेस है उसका टाइम, कि वो टाइम के ऊपर प्रोसेस करती है, यानी एक तरीके से कहूँ तो टाइम के ऊपर प्रोसेसिंग की जा रही है। लेकिन स्पेस वो किस में आता है, डायनामिक, यानी उसमें स्पेस को देखा जाता है, टाइम को नहीं देखा जाता। स्पेस मतलब हम सिर्फ काम के ऊपर देख रहे हैं, टाइम नहीं देखा जा रहा, हम सिर्फ प्रोसेस को अच्छे से करने की कोशिश में हैं कि कितना वो प्रोसेस का एरिया है, ठीक है। तो दिस इज़ द टू थिंग्स। जो एक और है दैट इज़ प्रोसेस। तो प्रोसेस में हम क्या ध्यान देंगे, दैट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर सिस्टम। फिजिकल इंटरेक्शन की जा रही है जिसमें, यानी एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी सिमुलेशन की प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा सिस्टम की फिजिकल इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसे हम कह देंगे प्रोसेस सिमुलेशन, ठीक है जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए इन सर्विस प्रोडक्ट मॉडलिंग। अगर हम इन सर्विस यानी प्रोडक्ट के बीच में सारी चीज़ों को देख रहे हैं, प्रोडक्ट को देख रहे हैं अच्छे से, मतलब इन सर्विस मतलब प्रोडक्ट की जो सर्विस हो रही है, इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर हो रहा है, और वेदर फोरकास्टिंग, ये सारी इसके एग्जांपल आ जाती है। तो तीन तरीके की आपने पढ़ी, तीन तरीके की चीज़ें क्या थी, डिस्क्रीट, डायनामिक एंड प्रोसेस, और तीनों चीज़ों के बारे में बेस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब सिमुलेशन करते कैसे हैं, तो बात यहाँ पे खड़ी हो जाती है। तो करने के लिए आपके पास नंबर 1 आता है प्रॉब्लम डेफिनेशन। पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करिए अच्छे से कि क्या प्रॉब्लम है मेरे पास। मतलब अगर आपने कोई सिमुलेशन करनी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई प्रॉब्लम जो आपके पास खड़ी है उसे अच्छे से फाइंड आउट करो कि ये प्रॉब्लम कैसी है, क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या ध्यान में रखना है, क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें। प्रोजेक्ट प्लानिंग,
उसके बाद आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए उसकी प्लानिंग करनी है कि ये प्रोजेक्ट अच्छे से क्रिएट हो सके, मतलब मॉडल बनाने के लिए कि हाँ यार इस प्रोजेक्ट मतलब इस प्रॉब्लम के लिए ये प्रोजेक्ट अच्छा रहेगा, यानी ये प्रोजेक्ट से हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या प्रोसेसेस हैं और क्या क्या रिजल्ट निकल के आ सकते हैं या क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। तो प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जा सकती है सबसे पहले कि इस प्रॉब्लम के लिए कौन सा प्रोजेक्ट तैयार किया जा सकता है, यानी उसकी प्लानिंग करना, राइट। उसके बाद आता है सिस्टम डेफिनेशन। अब हमने प्रॉब्लम को अच्छे से देखा, फिर उसकी प्लानिंग कर ली। अब सिस्टम देखना है कि कौन सा सिस्टम सही रहेगा उसके लिए, यानी अगर मैं कहूँ तो आइडेंटिफाइंग द सिस्टम कंपोनेंट टू बी मॉडल्ड एंड द परफॉर्म ए मेजर टू बी एनालाइज्ड वंस द सिस्टम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स द डिफाइनिंग द सिस्टम रिक्वायर्स। मतलब उस मॉडल को बनाने, मतलब उस मॉडल को अच्छे से क्रिएट करने के लिए क्या सिस्टम रखना है हमने, यानी एक तरीके से मैं कहूँ तो तीनों में आपको पहले डिफरेंस समझो। एक हमारे पास है सबसे पहले प्रोजेक्ट, वो तो आपको क्लियर ही है, कुछ सेटअप करना, सिस्टम जो उस चीज़ को करने के लिए मदद कर रहा है, मॉडल जो हमने क्रिएट करना है, राइट। तो सिस्टम उस चीज़ को करने के लिए क्या होना चाहिए उसको डिफाइन करना, दैट इज़ द थर्ड पॉइंट, कि मॉडल बनाने के लिए मेरे पास क्या क्या चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई करनी है, मतलब जो प्रॉब्लम मैंने देखी उसकी क्या प्लानिंग करी है, अब प्लानिंग करने के बाद उस सिस्टम को कैसे क्रिएट करना है मैंने, उसे क्या करना, उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है मैंने और क्या हो सकता है उसमें प्रोजेक्ट में, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम डेफिनेशन, राइट। मॉडल फॉर्मुलेशन। अब मॉडल को स्टार्ट कर दो बनाना, सिस्टम हमने देख लिया क्या रखना है हमने उस प्रोजेक्ट के अंदर, उसके बाद उस मॉडल को क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। हाँ जी, अब बनाना है हमने उस मॉडल को, यानी उस चीज़ को देखना शुरू कर देना है कि हाँ ये कैसे बनाया जा सकता है, किसके ऊपर डिपेंड करना है मॉडल, मॉडल की फॉर्मुलेशन डिपेंड करती है उसके बिहेवियर के ऊपर, यानी एक तरीके से कहूँ तो आपने ध्यान रखना है कि वो मॉडल कैसा होना चाहिए, मतलब वो क्या अपनी प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जो प्रॉब्लम रखी गई है उसके साथ वो मॉडल क्रिएट किया जा रहा है, ये ध्यान में रखना है इसके अंदर। अब मॉडल को फॉर्मुलेट करना स्टार्ट कर दिया तो उसके साथ साथ उसमें कुछ अगर प्रोसेसेस की ज़रूरत है तो उसको करते रहो, डाटा कलेक्ट करते रहो। क्या मतलब, मॉडल फॉर्मुलेट हो रहा है तो उसमें जो प्रोसेसेस यानी ट्रायल एंड एरर मेथड मॉडल फॉर्मुलेट करने के लिए सिस्टम का यूज़ किया जा रहा है बार बार, तो उसमें जो जो रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं उससे आपने कलेक्ट कर लेने हैं, यानी उनका डाटा आपने कलेक्ट कर लेना है ताकि आपको आने वाले टाइम पीरियड में उसको अच्छे से कलेक्ट करके यूज़ कर लिया जाए, ठीक है। और साथ में उसको एनालिसिस करना है कि क्या उसका रिजल्ट निकल के आ सकता है आने वाले टाइम में, कौन सी प्रोसेस बेटर रह सकती है। यानी अगर मैं कहूँ तो आफ्टर फॉर्मुलेटिंग द मॉडल, मॉडल बनने के बाद आपने जो प्रोसेसेस करी हैं, द टाइप ऑफ डाटा इज़ टू बी कलेक्टेड टू बी डिटरमाइंड, कि आपने कौन से तरीके का डाटा उसमें से ले लेना है, यानी कौन सा तरीके का डाटा आपको यूज़फुल है आगे आने वाले पीरियड में, ठीक है। फिर उसके बाद न्यू डाटा जो बनेगा उसको गैदर कर लेना है, अच्छे से इकट्ठा कर लेना है और उसके बाद उसे थ्योरेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन में डाल देना है। दिस इज़ द मेन थिंग इन दिस पॉइंट। फिर आता है मॉडल की ट्रांसलेशन करना। अब मॉडल जो आपने क्रिएट करा है उसको ट्रांसलेट भी कर दीजिए, मतलब जो भी आपने सिस्टम क्रिएट करा है, जो भी आपने मॉडल बनाया है, तो उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लीजिए ताकि उसका अच्छे से इस्तेमाल कर लिया जाए। यानी चॉइसेस रेंजेस फ्रॉम जनरल पर्पस लैंग्वेजेस सच एज फॉरट्रैन एंड सिमुलेशन प्रोग्राम सच एज एरेना। तो आपकी मर्जी है कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ वो सिस्टम या जो मॉडल बनाया जा रहा है उसे कैसे सेटअप किया जाए। मेरे ख्याल से कॉम्प्लिकेटेड मत रखना इस चीज़ को, सिंपल सा मैं आपको डिफाइन करूँगा, चिंता मत करो। मॉडल को ट्रांसलेट कर दिया एक बार, ध्यान से समझना, फिर उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन करो। अब आपने कोई मॉडल बनाया, राइट, मॉडल को वेरीफाई तो करना बनता है कि जो भी आपने क्रिएट करा है क्या वो अच्छे से काम कर रहा है, क्या उसकी प्रोसेसेस अच्छे से काम कर रही हैं, क्या उसमें जो प्रॉब्लम्स फाइंड आउट हो रही हैं उसका सोल्यूशन निकल पे आ रहा है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशंस एंड एनालिसिस, अगर वेरीफाई कर दिया तो वेरीफाई करने के बाद भी लगता है कोई चीज़ें हैं, ठीक है, तो आपने उसका एक ऑल्टरनेटिव मॉडल भी क्रिएट करने की कोशिश करनी है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटेशंस। यानी उन्होंने कहा है एक्सपेरिमेंटेशंस में मतलब क्या है कि आपने ऑल्टरनेटिव मॉडल्स एग्जीक्यूट करने हैं स्टिमुलेशन को अच्छे से रन करने के लिए, ताकि उस प्रोसेस को रुका ना जाए, उस मॉडल को बाद में ख़राब ना किया जाए। तो इसके लिए ऑल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, ऑल्टरनेटिव मॉडल्स को क्रिएट करना है और उसको साथ साथ में एनालिसिस करते रहना है। और लास्ट में आता है बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन के साथ उसे इम्प्लीमेंट कर देना है कि जो भी आपने ऑल्टरनेटिव चूज़ करे, यानी जो भी आपको लगता है कि यार उस मॉडल के साथ अच्छे से सेटअप हो सकता है, यानी उस मॉडल के साथ अच्छा बैकअप बन सकता है, तो उसको क्रिएट कर लीजिए और वो मॉडल के साथ जो भी बैकअप बन रहा है उस बैकअप को लेकर
उससे सिलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा अच्छा रहेगा, राइट। तो इन शॉर्ट अगर प्रोसेस को अच्छे से मैं डिफाइन कर दूं तो ध्यान से समझ लेना व्हाट इज़ दिस। पहले तो प्रॉब्लम को डिफाइन करिए अच्छे से। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद उसका प्रोजेक्ट तैयार कर दीजिए। प्रोजेक्ट में हाँ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर, उसे देखिए। सिस्टम को अच्छे से डिफाइन करना। सिस्टम मैंने बता दिया क्या होता है। सिस्टम मतलब जैसे आपने प्रोजेक्ट तो अच्छे से समझा हुआ है क्या है। सिस्टम मतलब उसे कैसे क्रिएट करना है। मॉडल मतलब जो क्रिएट करना है, मतलब जिस चीज़ को हमने बनाना है असल में, यानी सिस्टम मतलब किस वे में बनाना है, राइट। तो सिस्टम की उसके बाद डेफिनेशन देनी है कि इसमें क्या क्या चीज़ों को हमने असल में करना चाहते हैं, इस मॉडल को क्रिएट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए इसमें। देन आता है मॉडल की फॉर्मुलेशन करना। फिर जो मॉडल बनाना है उसे फॉर्मुलेट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सिस्टम आपके पास आ चुका है उस चीज़ को क्रिएट करने के लिए, तो उसके ऊपर प्रोसेसेस करिए। प्रोसेसेस करने के बाद मॉडल को फॉर्मुलेट करने की प्रोसेस करते रहिए। अब मॉडल फॉर्मुलेट हो गया। मॉडल फॉर्मुलेट होने के बाद क्या करना है, उसमें से जो भी डाटा निकल के आपका यूज़फुल डाटा है उसे गैदर करके साइड पे रख लेना है, और न्यू डाटा जो डाटा निकल के आ रहा है उसे डिटरमाइन करना है अच्छे से कि क्या वो डाटा यूज़फुल है कि नहीं। और जो न्यू डाटा निकल के आपको लगता है कि न्यू डाटा बन रहा है उसके अंदर, वो भी आपने गैदर कर लेना है अच्छे से आने वाले टाइम पीरियड के लिए, और उसे थ्योरेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगा देना है। अब उसके बाद जो मॉडल बन के आया है हमारे सामने, तो उसे एक लैंग्वेज भी तो देनी पड़ेगी। तो जो आपके हिसाब से उस प्रोसेस की लैंग्वेज बन रही है, सेटअप हो रही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सेटअप बन रही है, उस तरीके से उसको प्रोग्राम कर देना है। यानी अकॉर्डिंग टू सिमुलेशन लैंग्वेजेस ले लो, प्रोग्राम्स ले लो, या फॉर्टन लैंग्वेज ले लो, कुछ भी ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सेटअप। एंड उसके बाद उसको वेरीफाई करना है अच्छे से कि अगर आपको लगता है कि उसमें से कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि यार कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप क्या करो, एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट कर दो। एक्सपेरिमेंटेशन मतलब बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स को देखो, और जब बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स सेटअप हो गया अच्छे से, यानी आपको लगता है कि यार 3-4 बन रहे हैं इसके बैकअप्स, 3-4 ऑल्टरनेटिव मॉडल्स इसके साथ साथ चल रहे हैं या इसके साथ साथ क्रिएट किए जा सकते हैं, तो उसमें से बेस्ट कौन सा रहेगा उसे लास्ट में सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद आपका मेनली क्या हो जाएगा, सिमुलेशन प्रोसेस का एंड हो जाएगा। ठीक है जी। सो दिस इज़ द दोस्तों जो मेन चीज़ थी वो क्या थी, प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। अब मैं आपको नेक्स्ट जो मेनली चीज़ इसमें आती है वो क्या है, मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक है जो, वो मैं आपको नॉर्मली नेक्स्ट वीडियो के पार्ट्स में बता दूंगा। ये पार्ट 1 आपको मैंने करवा दिया। अब सेकंड वीडियो में आपको मैं बताऊंगा मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक क्या होता है, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिमुलेशन की एक टेक्निक ही है जिसके ऊपर फोकस करना है, इसके एप्लीकेशंस कौन सी हैं, ये कैसे करते हैं, इसमें कौन से स्टेप्स आएंगे, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है दोस्तों, सो करेंगे इसे भी। बस आज की वीडियो में जो मेनली आपको मेन टॉपिक था मेरा, स्टेप्स बताना और सिमुलेशन होता क्या है उसके बारे में अच्छे से बताना, और क्यों यूज़ करना है क्यों नहीं यूज़ करना है। ठीक है जी। तो आई होप इस पार्ट 1 की वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्या करना है, सिमुलेशन कैसे होती है, क्या ये सब चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो आने वाली वीडियो का इंतज़ार करिएगा। मोंटी कार्लो के बारे में भी हम पढ़ लेंगे आगे, तो करते हैं बस बात उसकी भी। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। कोई भी नोट्स चाहिए टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।